92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं छोटे जीनियसेस की कहानियां नीलेश मिश्रा के साथ। दोस्तों, यूँ तो मैं आपको हर रात अपनी जो राइटर्स की मंडली है उनकी लिखी हुई कहानियां सुनाता हूँ, लेकिन ये एक बहुत ख़ास नया शो है जिसमें मैं बच्चों की लिखी हुई कहानियां आपको सुनाऊंगा। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस शो के बारे में। ये कहानियां लिखी हैं छोटे से जीनियसेस ने और हफ्ते में 2 बार, हर वेडनेसडे और हर फ्राइडे को 5 बजे आपके शहर में आप सुन सकते हैं। इन राइटर्स को ढूंढा है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के आई जीनियस यंग ऑथर्स हंट ने। ऐसे इस ऑथर्स हंट में कई हजारों राइटर्स जो कि जीनियसेस हैं, इनकी कहानियां रस्किन बॉन्ड, चेतन भगत और रूपा पब्लिकेशन की टीम ने पढ़ा है, सिलेक्ट किया है। बड़ी माथापच्ची होती है भाई राइटर्स की कहानियां सिलेक्ट करने में, मैं जानता हूँ, क्योंकि हर रोज़ देश के कई हिस्सों से मेरे पास कहानियां आती हैं। मेरी मंडली में लोग शामिल होना चाहते हैं। और ये जो मेरा नया शो है छोटे जीनियसेस की कहानियां विद नीलेश मिश्रा, इसी कंपाइलेशन जिसका नाम है आई जीनियस अ ट्विस्ट इन द टेल, उस पुस्तक पर आधारित है। तो दोस्तों, मैं बहुत ही उत्सुक हूँ आपको इस नए कहानियों के सफ़र, कल्पनाओं के सफ़र में ले जाने के लिए। और अगले सेगमेंट में मैं शुरू करूँगा आज के छोटे से जीनियस की कहानी। आज की कहानी का नाम है चांदमारी का निशाना और इसको लिखा है 14 साल के अहमदाबाद में रहने वाले छोटे से ऑथर शाह कशिश ने। भाई, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपको ये कहानी सुनाने के लिए और उम्मीद है कि आप भी इतने एक्साइटेड होंगे, तो कहीं जाइएगा नहीं और जल्दी आता हूँ वापस छोटे जीनियसेस की कहानियां विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अहमदाबाद के 14 साल के ऑथर शाह कशिश की कहानी चांदमारी का निशाना। ये उन दिनों की बात है जब पैसों की बेहद तंगी थी। न मैंने अपनी माँ का प्यार देखा, न पापा का दुलार। मैं एक अनाथ आश्रम में पला बढ़ा। मेरे आश्रम के वार्डन ने बताया था कि मैं एक आदमी को बास्केट में एक सुनसान रास्ते पे मिला था। जब मैं 15 साल का हुआ तो मैंने आश्रम छोड़ के एक मॉल में काम करना शुरू कर दिया, लेकिन तनख्वाह इतनी नहीं थी कि मैं आराम से अपना गुजारा कर सकूं। मैं हमेशा से पैसे कमाने के मौके की तलाश में रहता था और आखिरकार वो मौका मुझको मिल गया। एक दिन जब मैं बड़े से मॉल के चमचमाते शीशे को साफ कर रहा था, मेरी नज़र नोटिस बोर्ड पे गई। वहाँ तीरंदाजी के कंपटीशन का अनाउंसमेंट था जो जल्दी ही हमारे शहर में होने वाला था। इस कंपटीशन के विनर को 50,000 का इनाम मिलने वाला था। ये तो मेरी सालाना सैलरी थी। मैंने एक घड़ी के लिए मेरे अनाथ आश्रम की तालीम का मन ही मन शुक्रिया अदा किया, क्योंकि वहाँ मुझको आर्चरी यानी तीरंदाजी के बारे में काफ़ी कुछ सिखाया गया था। आर्चरी में दिलचस्पी होने की वजह से आज तक मैंने अपना पुराना तीर कमान सहेज के रखा था। मैंने ठान ली कि मैं इस कंपटीशन में अपना नाम रजिस्टर कराऊंगा। मैं जानता था कि हार्डवर्क सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये कंपटीशन जीतने के लिए, तो मैंने हर रात काम के बाद मॉल के पार्किंग लॉट में, रात में जब सब लोग सो जाते थे, एक कोल्ड ड्रिंक की कैन को अपना टारगेट बना के प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी थी। शुरुआत में मेरा निशाना चूक जाता था। कई बार मैंने सोचा भी कि शायद अब मेरा निशाना पहले जैसा नहीं रहा। मैं इस कंपटीशन के मौके को बिल्कुल नहीं गंवाना चाहता था, इसलिए मैंने जी जान लगा के मेहनत की और धीरे धीरे मेरी मेहनत रंग लाई। मेरे हाथ, मेरी आंखों और मेरे तीर का तालमेल अब मैच खाता था। मुश्किल से मुश्किल टारगेट पर भी अब मेरा निशाना अचूक लगता था। आखिरकार मेरे कंपटीशन का दिन आ गया। उस दिन का सूरज मेरे लिए मानो कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव एनर्जी हर एक किरण के साथ लाया था। शहर के सबसे बड़े ग्राउंड, विश्वनाथ ग्राउंड पे कंपटीशन की चहल पहल थी। आर्चरी के चैंपियंस को देखने 5,000 से भी ज्यादा लोग उस ग्राउंड पे उत्सुक दिख रहे थे। हर तरफ से बस तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई पड़ रही थी। एक नीली यूनिफॉर्म वाले आदमी ने कंपटीशन शुरू करने की घोषणा की। एक और बार ढेर सारी तालियां बजने के बाद सारे लोगों का ध्यान तीरंदाजों पे था, जो अब अपने रिंग्स में अचूक निशाना लगाने की कोशिश में थे। इस क्वालिफाइंग राउंड में टारगेट 10 मीटर की दूरी पे था। कंपटीशन 4 हिस्सों में बटा हुआ था। हर राउंड के बाद तीरंदाज और उसके टारगेट के बीच का फासला 5 मीटर बढ़ा दिया जाता था।
मैंने सारा फोकस अपने टारगेट पे लगाया था और बगैर पलक झपकाए मैंने अपना तीर छोड़ दिया। मुझे ये देख के कि मेरा निशाना ठीक उस टारगेट की अंदर वाली काली रिंग में लगा है, खुशी और हैरत दोनों का एहसास हुआ। मैंने कस के पकड़े हुए कमान की पकड़ जरा ढीली की और मैं एक बार फिर तालियों की गड़गड़ाहट में खो गया। इस बार तालियों के साथ मैं अपना नाम भी सुन रहा था, जिससे मेरा कॉन्फिडेंस दुगना हो गया था। अब तक मेरा एक भी निशाना चूका नहीं था। मेरी बेहतरीन परफॉर्मेंस की वजह से मैं फाइनल राउंड में पहुंच गया था। फाइनल राउंड की रिंग पे जब मैंने नजर दौड़ाई तो देखा कि दूसरा फाइनलिस्ट कोई और नहीं बल्कि मेरा पड़ोसी शंभू था। उसका एक छोटा सा जनरल स्टोर था गली में। यह फाइनल राउंड था, ग्राउंड पे शांति थी। लग ही नहीं रहा था कि 5000 लोग एक साथ बैठे हों। सब सांसें रोक के जानना चाहते थे कि शहर का नया अर्जुन, सबसे बेहतरीन तीरंदाज कौन है। फाइनल राउंड में शंभू ने पहले अपना निशाना लगाया। उसका तीर टारगेट के अंदर वाली काली रिंग के बाहर लगा। शंभू के चेहरे पे मायूसी थी, फिर भी वो मुझको ऑल द बेस्ट कह के बगल में खड़ा हो गया। अब मेरी बारी थी। मैंने अपनी कमान कस के पकड़ी थी, तीर को सही से अपनी उंगलियों से खींच के रखा था। मेरा ध्यान सिर्फ टारगेट पे था। मेरा सपना पूरा होने में अब सिर्फ 25 मीटर का फासला था। यही सोच के मैंने एक लंबी सांस ली और तीर को कमान से जाने दिया। मेरा तीर 25 मीटर तक हवा में तैर के सीधा जाके टारगेट पे लगा, लेकिन इस बार अंदर के रिंग पे नहीं बल्कि बाहर के रिंग पे। ये सब देख के अचंभे में आ गए कि जिस इंसान ने सारे राउंड्स में अचूक निशाना लगाया था, उसका निशाना फाइनल राउंड में कैसे चूक गया। देखने वालों को अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था। उसके बाद मैं ग्राउंड पे ज्यादा देर रुक नहीं पाया। मैं गर्दन नीचे करके तुरंत एग्जिट की ओर निकल गया। उस शाम शंभू अपनी 8 साल की बेटी के साथ मेरे घर आया और कहने लगा, थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जानबूझ के गलत निशाना लगाया ताकि मैं जीत जाऊं। आप जानते थे। वो कहते कहते रुक गया और उसके आंसू निकल पड़े। शंभू की बेटी दृष्टिहीन थी, देख नहीं सकती थी और उसी की आंखों के इलाज के लिए शंभू को पैसों की जरूरत थी। मेरी जिंदगी में आज भी पैसों की कमी है, लेकिन मुझे अपने फैसले पे नाज है। आज शंभू की बेटी की आंखों में रोशनी लौट आई है और अब वो बाकी सब बच्चों के साथ खेल सकती है। क्या हुआ कि मैंने अपना बेस्ट आर्चर बनने का सपना साकार नहीं किया, पर आज मैं शंभू और उसके परिवार की खुशी का कारण तो हूं। इसीलिए फाइनल राउंड का निशाना मेरा आज तक का बेस्ट निशाना था। बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों, मैं बात करना चाह रहा था कशिश शाह से, लेकिन कशिश अभी एग्ज़ाम देने गया है। उसके 10th के एग्ज़ाम्स हैं, तो उससे तो बात नहीं हो पा रही है। लेकिन मैं उसके पिताजी को फ़ोन करता हूँ, जिनका नाम है मिस्टर जिगर शाह, जो अहमदाबाद में रहते हैं और जिनका बेटा है कशिश शाह, जिसकी लिखी कहानी मैंने आपको आज पढ़ के सुनाई, जो चांदमारी का निशाना नाम से थी। हेलो, जिगर शाह जी बोल रहे हैं? हाँ, मैं जिगर बोल रहा हूँ। कैसे हैं आप? वेरी फाइन है। तो जरा बताइए, क्या वो पहले से लिखता आया है कहानियाँ? कैसे आप उसको इनकरेज करते हैं? नहीं, बेसिकली ही इज वेरी मच फंड ऑफ रीडिंग। उसको पढ़ने का बहुत शौक है। स्टोरी बुक्स उसको लाइब्रेरी से जहाँ से भी पसंद है हम उसको अवेलेबल करवाते हैं। और लिखने का वैसा है ना, वो स्कूल में ऐसे कंपटीशन है या हमारे स्कूल में कंपटीशन है या ऐसी कोई कंपटीशन होती है उसमें लिखता है। बस रूटीन में ऐसा कुछ लिखना ऐसा उसको शौक नहीं है। कोई इवेंट होती है, ऐसा कुछ होता है तो मतलब अपनी पेन चला लेता है वो टाइम पे। अरे नहीं, बहुत अच्छा चलाता है और बहुत अच्छा है कि आप लोग उसको इतना एनकरेज भी करते हैं। तो आगे क्या राइटर बनना चाहता है वो? नहीं, अभी तो मतलब कि 10th ही इज इन 10th, तो अभी तो स्टडी पे कंसंट्रेट कर रहा है वो। ओके। और उस साइंस रिसर्च में उसको ज्यादा इंटरेस्ट है, लेकिन वी विल कंटिन्यू रीडिंग। मतलब वो सब उसके शौक चालू रहेंगे। फिर आगे तो टीनेज के बाद पता नहीं वो क्या है। तो अभी एग्जाम के लिए गया क्या? हाँ, अभी एग्जाम के लिए गया है। उसकी प्री प्रीलिम्स एग्जाम चल रहे। ही इज इन 10th स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे हमारे गुजरात में वो बोर्ड
गिना जाता है। तो उसके एग्जाम चल रहा है। आपको तो बड़ा अच्छा लगता होगा, यू मस्ट बी अ प्राउड फादर, बड़ा गर्व होता होगा। या डेफिनेटली, वेरी श्योर। रिसेंटली मतलब लास्ट मंथ भी उसमें आई एम वर्किंग विद रिलायंस इंडस्ट्रीज जी, तो हमारी भी इंटर साइट ऐसे कंपटीशन थी, उसमें भी उसने टॉप किया 2 महीने पहले। तो मिसेस नीता अंबानी ने खुद उनको एक अपना साइन किया हुआ कांग्रेचुलेशन का लेटर और गिफ्ट वगैरह भिजवाया था। बहुत अच्छा है कि इतना इनकरेज कर रहे हैं अपने बेटे को, और उसको मेरे आप गुड विशेस दीजिएगा, और वो ऐसे ही और लिखता रहे। और उसकी जो कहानी आई है ये बुक में, आई जीनियस की, उसमें आई होप कि बहुत सारे लोग पढ़ें और फीडबैक भेजें। तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।